नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और फाइनेंस का मरकब या आपस में मेल, फिनटेक, यानी कि इसके ऊपर आज हमने गुफ्तगू करनी है। फिनटेक का मौजू बहुत ही मुफस्सिल तौर पर डिस्कस होगा, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान कहाँ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में इतना आगे था। इस खित्ते में भी मुशर्रफ दौर के अंदर हम जिद्दत लेकर आए, जदीदियत लेकर आए और हमने अडॉप्ट की। रीजन के अंदर शायद हम उन पहले ममालिक में शामिल थे जो कि ऑनलाइन बैंकिंग की जानिब गया और दीगर और बैंकिंग के जो तरीक़ाकार थे जो कि इससे जुड़े हुए थे उसकी जानिब गए, डिजिटल बैंकिंग की जानिब गए। लेकिन फिर हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर एक ग्रेजुअल स्लो डाउन आता रहा। फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम पर जितनी चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। पाकिस्तान के अंदर माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग भी उस तरह से टेक ऑफ नहीं हुई। पाकिस्तान के अंदर फाइनेंस की और पर्सनल फाइनेंस की ऐप्स भी उस तरह से टेक ऑफ नहीं की, बल्कि हमारे मुल्क के अंदर ज़्यादा रुझान ट्रेडिंग ऐप्स की तरफ चला गया और फिनटेक बुनियादी तौर पे उसकी जानिब राग़िब नहीं हुए लोग। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन आपको पता है एक वजह फिनटेक अडॉप्शन की ना होने की ये भी थी कि फिनटेक की जानिब लोग अपनी शरई अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक भी नहीं आए, क्योंकि फिनटेक बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा होता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स पे, ऐसी चीज़ों पे जिनमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट का उनसर शामिल होता है। क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक ये मसला बैंकारी के शोबे में सॉल्व नहीं हुआ तो फिनटेक के शोबे में कहाँ सॉल्व होगा। और फिर अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स भी इसमें आ गए जिन्होंने इसका मिसयूज़ किया और लोन शार्क्स जैसे हकीकी दुनिया के अंदर काम करते हैं, बिल्कुल ऑनलाइन भी वो आ गए और उन्होंने इस कदर इंटरेस्ट चार्ज किया लोगों से, अननोइंग लोगों से। और आपको पता है ये स्कैम साइट्स भी कहलाती हैं, लेकिन लोगों ने उन स्कैम्स में पढ़कर, उन स्कैम ऐप्स में पढ़कर अपना बहुत नुकसान किया। फिर हाईलाइट भी हुआ, वो मीडिया पर भी आया। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि फ़ाइनेंस से जुड़ी हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली उनकी सही से इम्प्लीमेंटेशन ना होना, फ्रेमवर्क की गैर मौजूदगी और अनरेगुलेटेड सेक्टर में काम करने की वजह से पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को उसका नुकसान पहुंचा। इसके अलावा भी पाकिस्तान के अंदर जहां तक रेमिटेंसेस का ताल्लुक़ है, रेमिटेंसेस के शोबे में बहुत तरक्की होनी चाहिए थी, बहुत बेहतरी आनी चाहिए थी। और रेमिटेंस के लिए बहुत सारे डिजिटल ज़राए मौजूद हैं जिसमें कम फ़ीसों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर डॉलर मौसूल हो सकता है, लेकिन आपको पता है उस पर भी रिवर्स गियर लग चुका है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और इसके अलावा डिजिटल एसेट्स की मार्केट के अंदर कोई पेशरफ्त कर पाएगा, क्योंकि अभी तक हमें पता ही नहीं है कि ये होता क्या है, तो हम रेमिटेंस इसके ज़रिए कैसे भेजेंगे। फिर साथ साथ ऑनलाइन अपनी सेविंग्स को कैसे ट्रैक करना है, उनका कैसे बेहतर यूटिलाइजेशन हो सकती है, नॉन बैंकिंग के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे इस पर ऑपरेट करेंगे, कैपिटल और इक्विटी मार्केट के अंदर हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं इन ऐप्स के साथ जो कि ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन से हटके हों, तो उस बारे में भी कोई इतनी ज़्यादा मैंने पेशरफ्त नहीं देखी। डिजिटल सिक्योरिटी के बारे में भी मैं सवालिया निशान उठाता हूँ। इस मुल्क के अंदर डिजिटल ट्रांजैक्शंस को भी अब तो ट्रैक किया जाएगा कह रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से कैसे हम आगे चलेंगे फिनटेक के शोबे में। फिनटेक के बारे में बात करनी है, जदीदियत के बारे में बात करनी है, जिद्दत के बारे में बात करनी है। तो इस मौजू के ऊपर मैंने दावत दी है जनाब आबिद सुलेरी साहब को और जनाब एहसन मेहनती साहब को, दोनों इक्तिसादियात के शोबे के माहिर हैं। वेलकम करता हूं दोनों को शो में और आबिद सुलेरी साहब की जानिब जाता हूं। आबिद सुलेरी साहब, बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान उन ममालिक के अंदर मैं कहूँगा कि पाइनियर था जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ या एक वक्त पर जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ थी फिर डेवलपिंग या इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में शामिल हो गई। ऐसे ममालिक की फहरिस्त में सबसे ऊपर था जिन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, फाइनेंस के शोबे के अंदर इस्लाहाती प्रोग्राम लेकर आए। लेकिन अफसोस के साथ मुशर्रफ साहब के दौर के बाद ऐसा महसूस होता है कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल प्रिवेसी के ऊपर कोई फ्रेमवर्क नहीं बना, फाइनेंस और ऑनलाइन फाइनेंस के लिए, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए कोई फ्रेमवर्क नहीं बना, रेगुलेशन नहीं बनी, जिसकी वजह से ये प्रोसेस स्लो हो गया। इसके बारे में आप भी अपनी राय दें। जी शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि अगर हम पाकिस्तान के फिनटेक सेक्टर को देखें और उसमें
जिस तरीके से पिछले 2 सालों में एक एक्सेप्शनल ग्रोथ देखने में आ रही है, $12.5 मिलियन से $52.5 मिलियन तक पहुंच गया पहले 6 माह में। उसमें यकीनी तौर पे जो डिजिटलाइजेशन की पॉलिसी है, जो रिफॉर्म्स हैं और उसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा जो कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत लेके चल रही है, और उसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगा आईटी की जो मिनिस्टर हैं शहज़ाद फातिमा ख्वाजा, और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कि उन्होंने एक फ्रेमवर्क जो है वो दे दिया है। और पाकिस्तान स्टार्टअप फंड जो एक बनाया गया है, जो कि इक्विटी फ्री ग्रांट्स फ्राहम कर रहा है, उसका एक नुमाया रोल है वेंचर कैपिटल को जो है अट्रैक्ट करने में और स्टार्टअप्स को मोटिवेट करने में। यकीनी तौर पे इसमें अगर एक रेगुलेटरी सपोर्ट जो है वो बरकरार रहती है, और मैक्रो इकोनॉमिक डिसिप्लिन जो है, जो कि पिछली केयर टेकर गवर्नमेंट और अब मौजूदा हुकूमत जो है वो काफ़ी हद तक उन्होंने मैक्रो इकॉनमी जो है पाकिस्तान की उसको रिकवर करने का काम जो है वो कर लिया है। तो कोई वजह नहीं कि ये फिनटेक सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है ये जल्द ही जो है ये मजीद आगे ना बढ़े। और इसकी एक और वजह जो है वो ये भी हमें ध्यान में रखनी होगी कि अगर आप इसके पैरेलल खबर फॉलो कर रहे हो तो आपको आज की खबर मिलेगी कि इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले में 5.5% उसकी कीमत गिर गई, और तकरीबन 17% वहाँ से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो अभी तक ट्रम्प टैरिफ के बाद विड्रॉ हो चुकी है। तो जाहिर है कि पाकिस्तान जो है वो अपने आप को अगर हमारी कंडूसिव पॉलिसीज हो तो एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे पिच कर सकता है, स्पेशली फिनटेक के सेक्टर में और फाइनेंशियल इंक्लूजन को में ये यकीनी तौर पे अगर हम कुछ नए स्टार्टअप्स, कुछ वेंचर्स और कुछ इन्वेस्टर्स यहाँ पे ले आते हैं तो एक विन विन सिचुएशन होगी पाकिस्तान के यूजर्स के लिए, और जो आपकी इन्वेस्टर्स हैं या जो आपके एंजल फंडर्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए। ये बड़ा अहम नुक्ता आपकी जानिब से आया है, और यहाँ पर मैं एहसन मेहनती साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूँगा। एहसन मेहनती साहब, सुलेरी साहब ने जैसे बताया कि हालिया अदवार के अंदर हुकूमत ने बड़ी तवज्जो दी है, इस जानिब फ्रेमवर्क बनाया है, तो और उन्होंने ये भी कहा है कि मुस्तकबिल के अंदर अगर हुकूमत इसको सही से पिच करती है तो इट कैन बिकम ए गुड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट, इनवाइटिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज वेल। इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? देखिए, यू आर राइट कि ये जो जिस तरह से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस तरह से फोकस गवर्नमेंट का है और जिस तरीके से हमें डेटा एक्सपोर्ट्स की जो एक्सपोर्ट्स का डेटा है वो ग्रोथ का डेटा है, इंडिकेशन यही है कि जो प्रोजेक्शंस हैं $10 बिलियन 2030, आई बिलीव ये पूरा होकर नजर आ रहा है। तो आई थिंक इस को तो जो है अप्रिशिएट करना चाहिए कि जहाँ पे हमें ट्रेड डेफिसिट, हमारे नंबर्स खराब हो रहे हैं, 30% डेफिसिट बढ़ गया है, और जाहिर ये चीज जो है वो आईटी एक्सपोर्ट्स ही ऐसे जो एक सिल्वर लाइनिंग अभी नजर आ रही है। एफडीआई नंबर्स जो है वो इतने इंप्रेसिव नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज अगर हमें अर्न करना है, जाहिर है वो अपनी जो प्रोजेक्टेड उसकी जो इन्वेस्टमेंट जो है वो तो नहीं अचीव हुई, जिसपे इस वक्त कंसर्न शो हो रहे हैं। आई बिलीव कि ये जो सिल्वर लाइनिंग है वो यही है कि हमारे आईटी एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ सके, और आई थिंक के जो गोइंग फॉरवर्ड है फॉरेन एक्सचेंज के हमें जो मराइल को तय करना है, आईएमएफ की जो टारगेट्स हैं, एक्सटर्नल डेट हमारा 130 बिलियन टच किया है। तो आई थिंक कि ये जो रिजॉल्व है इसका यही एक्सपोर्ट नंबर्स बढ़े, एक्सपोर्ट ग्रोथ हमें नजर आए, और आईटी जो है आई थिंक वो ऐसी फील्ड है राइट पीपल एट राइट टाइम जो है वो हम देख रहे हैं कि वो गवर्नमेंट ने लगाए हैं, और आई थिंक कि वो स्किलफुली जो है इफेक्टिव एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ये बड़ा अहम नुक्ता आपकी जानिब से भी आया है, लेकिन अब मैं आबिद सुलेरी साहब की जानिब जाऊंगा और मैं उनसे एक बात पूछना चाहूँगा। सर, चूँकि आप बड़े अच्छे मुहक्किक हैं और मैंने देखा है आप लोग तहकीकी मकाले भी वक्तन फ़वक्तन शाया करते रहते हैं, बात ये पाकिस्तान में पॉलिसी जब तक कोहेसिव नहीं होगी और इंटीग्रेटेड नहीं होगी सिस्टम में, तो हमेशा ये होता है कि 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैकवर्ड। तो आई थिंक कि ये वक्त आ चुका है कि हुकूमत जदीदियत और बिलखुसूस ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो कि निस्बतन एक नया तस्वुर समझा जाएगा,
और इसके अंदर फाइनेंशियल प्रिवेसी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सेफ्टी और इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन के सारे एलिमेंट्स शामिल हैं। तो इसके ऊपर अगर एक और ज़्यादा मुफस्सिल फ्रेमवर्क ऐसा बनाए जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हों, तो मेरे ख्याल इनको बेहतर तौर पर ये अडॉप्शन और अडेप्शन दिखाई देगी। क्या कहते हैं आप? जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसमें एक जो पॉजिटिव पेशरफ्त है वो तो ये है कि जो आईटी मिनिस्ट्री है और फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो आपको एक पेज पे नजर आ रहे हैं इस फिनटेक को प्रमोट करने के लिए। जाहिर है कि एक तरफ टेक्नोलॉजी है, दूसरी तरफ फाइनेंशियल जो है मैटर्स हैं। तो एक तो इन दो मिनिस्ट्रीज का आपस में काम करना जो है ये काफी खुशाइंद है। उसके बाद हमें देखना होगा कि इसमें स्टेट बैंक जो है वो कहाँ पे सपोर्ट कर सकता है, किस तरह की जो रेगुलेटरी और दूसरी सपोर्ट है वो कैसे प्रोवाइड कर सकता है। जो इस सब की बैकबोन है वो आपका डाटा और आपकी कनेक्टिविटी है और वहाँ पे इस वक्त फोकस होना चाहिए। पाकिस्तान अभी भी खित्ते के उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ पे कि 5G जो है वो अभी तक रोल डाउन नहीं हो सका। और अगर आपके पास 5G नहीं आता तो बहुत सी चीजें जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो शायद शर्मिंदा ताबीर ना हो, क्योंकि इसमें कनेक्टिविटी का होना। प्लीज फॉरगिव मी, व्हाट इज द मेजर इम्पेडिमेंट इन वेलकमिंग 5G टू पाकिस्तान? क्या व्हाट इज द मेजर इम्पेडिमेंट? क्योंकि आप तो वहां देख रहे होंगे पॉलिसी मेकर्स इसको क्यों। जी देखिए, उसमें जो बड़ी वजह बनी थी जो कि जिसपे काफी हद तक काबू पा लिया गया। पाकिस्तान आज से 2 साल पहले जब शदीद फॉरेन स्टेज बहरान का शिकार हुआ था तो यहाँ पे जो फर्म्स हैं, जो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो टेलकोज हैं जिनके हेडक्वार्टर पाकिस्तान से बाहर है, उनके लिए अपना प्रॉफिट और अपना डिविडेंड जो है वो बाहर रिपेट्रिएट करना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त डॉलर की शदीद कमी थी। अब जाहिर है कि अगर एक दफा कोई इस तरह का झटका लग जाता है किसी फॉरेन मल्टीनेशनल को, तो वो उस तरह उस मुल्क में इन्वेस्ट करते हुए वो 10 दफा सोचती है। तो ये एक बड़ा झटका था जो कि लगा। अब मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बाद खुदा का फजल है कि उस तरह की कोई इशू जो है वो तो अब नहीं रहा। दूसरा जो है वो अब इन्हीं जो स्पेक्ट्रम है 5G स्पेक्ट्रम, उसकी ऑप्शन से मुतल्लिक है कि उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए और जो टेलकोस हैं वो कितना उससे प्रॉफिट जो है वो ले पाएंगी, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, प्रॉफिट कितना होगा। इसी से एक रिलेटेड जो आपने शायद कल भी उसकी बात नेशनल असेंबली में सुनी हो कि जो स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्टफोन्स पे जो इम्पोर्टेड स्मार्टफोन्स हैं उस पर टैक्सेशन की शरह के बारे में जो फाइनेंस कमेटी थी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, उन्होंने इस पर बातचीत की है नेशनल असेंबली में। क्योंकि ये फिनटेक और ये सारा जो डिजिटल इंक्लूजन तभी पॉसिबल होगा जबकि पाकिस्तान में या तो स्मार्टफोन बनने शुरू हो रहे हो या असेंबल हो रहे हो या फिर इम्पोर्टेड स्मार्टफोन जो है उनकी हौसला अफजाई की जा रही हो। तो ये दो इस वक्त जो बैकबोन है कनेक्टिविटी और डिवाइसेस का होना, उस पर अब थोड़ी सी तवज्जो देना होगी। जो उसका फ्रंट एंड है रेगुलेटरी मैकेनिज्म का होना, स्टार्टअप्स को जो है प्रमोट किया जाना और उनको इनकरेज करना, और जो इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन है वहाँ पे काफी हद तक काबू पाया जा चुका है। तो अब बैकएंड को संभालने की जरूरत होगी। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने पेश किया और इससे कतई नज़र के अभी हम फिनटेक के बारे में बात कर रहे हैं। मैं एहसन मेहनती साहब, अगर आप देखें तो चीन ने AI का मॉडल तैयार किया डीपसीक, और कहते हैं कि वो चंद मिलियन डॉलर के अंदर उन्होंने पूरा मॉडल डेवलप कर लिया, जिसके बाद से दे बिकेम टॉक ऑफ द टाउन। तो मेन एम ये है कि व्हाट डू यू से कि व्हाट शुड बी द ट्रेड ऑफ? ट्रेड ऑफ क्या ये होना चाहिए कि हम, जैसे आबिद सुलेरी साहब बता रहे हैं कि अगर जदीद और नए लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन्स जो हैं पाकिस्तान में इंडिजिनसली प्रोड्यूस नहीं हो रहे तो उन्हें फिर बाहर से आने की इजाज़त दे दी जाए। मतलब ये उनका कहना तो नहीं था, लेकिन मेन एम ये था कि हमें इंडिजिनसली इनको प्रोड्यूस करना शुरू कर देना चाहिए, असेंबल करना शुरू करना चाहिए। तो व्हाट शुड बी द ट्रेड ऑफ? टेकिंग टैक्सेस ऑन मॉडर्न टेलीफोन्स और अलाउइंग देम इन and letting companies benefit from it by selling the 5G spectrum. क्या कहते हैं आप? देखिए, यू आर राइट कि ये तो अभी नीड ऑफ टाइम है। ये आई थिंक कि जो हमारे जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे वुड बेटर नो कि उसको इम्पोर्ट
करना चाहिए या फिर जो है उसको मैन्युफैक्चर करना चाहिए लोकली, बट चूंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का फुकदान है इस वक्त हमारे पास नहीं है फॉरेन एक्सचेंज इस लेवल का कि हम किसी भी तरह की इंपोर्ट को अफोर्ड कर सकें, तो अपेरेंटली नजर यही आता है कि लोकल डेवलपमेंट जो है उस पर फोकस हो और जो इतनी हम टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं कि लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हम जो है इंपोर्ट कर रहे हो, तो आई थिंक कि उसको भी हमें रोकना चाहिए, लोकली मैन्युफैक्चर करनी चाहिए। ऐसी लोग इन्वेस्टर हैं उनको अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए कि वो इनोवेशन की तरफ जो है वो फोकस है, और आई थिंक कि मोर टुवर्ड्स लर्निंग की तरफ जाना चाहिए, ना कि ये कि हम इंपोर्ट्स अगर नंबर हमारा वैसे ही $80 बिलियन का इंपोर्ट नंबर जो है वो ग्रेजुअली आता जाएगा, ट्रेड डेफिसिट हमारा इतना है कि जितना हमारे एक्सपोर्ट का डबल इंपोर्ट है। आई थिंक कि ये इसको रिजॉल्व करने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि हम इसकी लर्निंग करें, इनोवेशन करें, इंपोर्ट जो है उसको अवॉइड करें, क्योंकि इंपोर्ट नंबर जो है हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे एक्सटर्नल हम पे करने के लिए 2-4 सालों के अंदर जो है $130 बिलियन, और आई थिंक ये जो इसके लिए बहुत बॉन्ड्स भी इशू हो रहे हैं, इंटरनेशनल बॉन्ड। आई थिंक जो हमारा मूडी पॉजिटिव आया है बैंक पे, उसका रीजन यही है कि जो आगे जो है पूरी जो है वो फोकस इस पे कि पेंडा बॉन्ड इशू कर किसी तरह एक्सटर्नल डेट को जो है वो हम तो आई थिंक कि जो हमने मजीद फैसिलिटेशन आईटी इंडस्ट्री को दे सकते थे, वो जाहिर है उनका यूज ऑफ डॉलर्स हमारा जो है वो हमने उनको अलाउ किया है कि वो जाहिर है ओवरसीज अपनी एंटिटीज को जो है रन भी कर रहे हैं और वहां से जो रेमिटेंस पूरी नहीं दे रहे इस वक्त, और इस वजह यही है कि जो उनकी जो पेमेंट का मैकेनिज्म है उसको कितना स्मूथनिंग करे ताकि हमारे आईटी एक्सपोर्ट्स जो है बढ़ सके। तो आई थिंक फोकस यही होना चाहिए कि इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया जाए और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को जो है उस पर फोकस किया जाए। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने पेश किया। आबिद फुलेरी साहब, आप मुझे ये बताएं कि एक ऑब्सेशन है पाकिस्तान के अंदर, ख़ासतौर पे ब्यूरोक्रेसी में और ऐसे लोगों में जो कि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से बिलोंग करते हैं, कि ओवरली कंट्रोल्ड, ओवरली रेगुलेटेड इन्वायरमेंट्स के अंदर काम किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस एक्सर्ट किया जा सके। अब प्रॉब्लम ये है कि फिनटेक कंपनीज़ जो हैं ये तो पहले ही डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करना पसंद करते हैं, विच वर्क इफ़ नॉट आउटसाइड द एम्बिट ऑफ रेगुलेशन बट इन वेरी लूजली रेगुलेटेड इन्वायरमेंट्स। तो आपके बहुत सारे रेगुलेटर मसला डाल रहे हैं, प्रॉब्लम डाल रहे हैं। मुझे पता है शिजा साहिबा तो बहुत बेहतरी लाना चाह रही निज़ाम में, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये एक इंटीग्रेटेड एफर्ट नहीं होता तो वहाँ पे काफ़ी रुकावटें खड़ी हो जाती हैं। क्या कहते हैं आप? ये तो सिर्फ आईटी या फिनटेक में नहीं, ये तो पूरे पाकिस्तान का एक इशू है जी कि जो सुर्ख फीता जिसकी हम बात करते हैं या ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं वो एक कल्चर का हिस्सा बन चुका है। लेकिन जाहिर है कि इसमें रह के आपके पास सक्सेस स्टोरीज भी हैं। आज से बहुत साल पहले जबकि अभी ये ड्रोन टेक्नोलॉजी या मोबाइल या ये इन डिवाइसेस का पता भी नहीं था, उस वक्त हाईवे जो नेशनल मोटरवे पुलिस है वो एक सक्सेस स्टोरी इसी सिस्टम में रह के बनी थी। इसी तरीके से अब भी आप देखें तो जो आइलैंड ऑफ सक्सेसेस है वो मौजूद है, तो यकीनन ब्यूरोक्रेटिक हर्डल अपनी जगह पे होंगे, सुर्ख फीता अपनी जगह पे बरकरार रहेगा, लेकिन उसी के अंदर नेविगेट करते हुए अपनी जगह बनाना जो है वो एक आर्ट है। ये पहले भी हो चुका और यकीनन फिनटेक जैसे शोबे में जिसको कि प्राइम मिनिस्टर से लेके बाकी तमाम मिनिस्टर जो हैं बड़ा कीनली प्रमोट भी करना चाह रहे हैं और इसको सपोर्ट भी करना चाह रहे हैं, तो कोई वजह नहीं कि ये जो सेक्टर है ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स का शिकार हो। यकीनन वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, और यहाँ पे रास्ता निकलता हुआ आपको नजर आता है। ये भी बात आपने बड़ी अहम की है कि जब बंदा पाकिस्तान की इन्वायरमेंट में काम करता है तो एक्लेमेटाइज हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो हमने देखी हैं अच्छी हो भी गई विद इन द इन्वायरमेंट। और जैसे इन्होंने कहा कि ये सिर्फ फिनटेक के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान की इन्वायरमेंट के लिए ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पर एक इशू ऐसा है जो कि एहसन मेहनती साहब आप जानते होंगे, वो है फाइनेंशियल प्रिवेसी का, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग का। और लोग अमूमन टर्न इसीलिए हुए थे इस तरफ क्योंकि दे डिड नॉट वांट कि उनकी फाइनेंशियल प्रिवेसी रिवील हो। पाकिस्तान के अंदर तो खैर आपकी पूरी फाइनेंशियल प्रिवेसी का लोगों को पता लग जाता है, और हाल ही में एफबीआर के रिकॉर्ड्स का एक्सेस और फिर उनकी वेबसाइटों पर लोगों की काविशें कोशिशें, उससे ये पता लगता है कि हमारे यहाँ डेटा सिक्योरिटी पे काम करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा इस बारे में एहसन मेहनती साहब आप बताएं कि ऐसी इन्वायरमेंट के अंदर फिनटेक फ्लरिश कैसे करेगा जहां अभी तक हमने डेटा प्रिवेसी के ऊपर इतना काम नहीं किया। जी एहसन मेहनती साहब।
जी, मैं ये जो इस वक्त ऑफ द टाइम ये है कि जो हम जो है मैक्सिमम ये जो हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स हैं इसको किस तरह से यूटिलाइज करें, इसके हमने काफी ज्यादा एफर्ट गवर्नमेंट के लेवल पर देखी हैं, जिसके अंदर जो है तो हम जो मीटिंग्स हो रही हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की, इंटरनेशनल जो आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और फिर जाहिर आईटी कंपनीज के जो ओनर्स हैं, आई थिंक कि नीड ऑफ द टाइम ये है उनके हेडक्वार्टर्स भी जो है वो पाकिस्तान लाइक मैं हो गया या फिर दीगर जो कंपनी हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर आई थिंक उनको एक अच्छी भी हम कर सकते हैं जहाँ पर हम उनको को जो है उसको यहाँ पे ना सिर्फ अवेलेबल करें तो उस इन्वायरमेंट में भी जो हमारे नंबर चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट आई थिंक इंडस्ट्री को फॉर के लिए आई थिंक ऐसी जो है वो IMF लेनी चाहिए यहाँ में जो है वो किसी भी तरीके से और करे जो हमारे पोर्ट नंबर जो भी यहाँ से बढ़े, और आई थिंक जो हमारी हैं उनकी भी जिस तरह देखें तकरीबन $100 बिलियन के नंबर आईटी सर्विस वो प्रोवाइड करें। आई थिंक नीडर टाइम को हम सही तरीके से पहले की थी कि हम जो डिजिटल करेंसीज हैं उसमें बिटकॉइन को किसी तरह से बिटकॉइन जैसी करेंसी को ला पाकिस्तान मोड पे जो है हमारे डेट की फीस के लिए उस पर करें। आई थिंक हमारा फोकस डायरेक्शन है इस, और नीड ये है कि वो जितना जल्द हो सके हम जो है वो इसकी यूटिलाइजेशन कर सके, हमारे पोर्ट नंबर जो है बढ़ सके और जाहिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस एरिया में ला सके। हम डेवलपिंग सिचुएशन डेवलपिंग है, सारे इंटरनेशनल मैगजीन्स अगर आप देखें फोर्ब्स के अंदर भी जो है वो फ्रीलांसर्स बारे में जो पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री को कर रहा है तो हो रहा है, तो इट्स नीड ऑफ द टाइम कि उसको ज्यादा से ज्यादा मार्केट करें और फॉरेन इन्वेस्टर लाएं ताकि हमारे नंबर बढ़ सकें और उन लोग जो ऑपरेट हैं उनका पाकिस्तान में ऑपरेट करें। ये बड़ा अहम नुक्ता आपकी तरफ से आ गया जो आईटी बिज़नेस से रिलेटेड आपने बात की। यहाँ पर मैं आबिद सुलेरी साहब एक ऐसी इन्वायरमेंट के बारे में भी बात करूँगा। ज़ाहिरी बात है एक बहुत बड़ा इशू और चैलेंज ये भी है कि लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है, और पाकिस्तान जैसी मतलब इन्वायरमेंट के अंदर हमने ये देखा कि देयर इज़ मोर ऑफ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्कैम्स, लोन शार्क्स एंड ऑफ द सॉर्ट्स हमारी मार्केट में फिनटेक के नाम से ऑपरेट करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से रेपुटेशन बहुत ज़्यादा इसकी ख़राब हुई। और क्या हुआ कि लोगों के जहन में ये आ गया कि परहैप्स इट इज़ ए पॉसिबिलिटी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये लोन शार्क्स हों या कोई इस तरह का काम कर रहे हों जो कि शायद विद इन दी एम्बिट ना आता हो। तो इस बारे में लोगों के बड़े खदशात पैदा हो गए एंड दे डोंट वांट टू यूज़ फाइनेंशियल सर्विसेज ऑनलाइन। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जाहिर है कि जी ट्रस्ट की यहाँ पे कमी आती है, उसका एक ही सोल्यूशन है कि उस ट्रस्ट को बढ़ाया जाए। जो लोग इसको जेन्युइन फिनटेक जो है वो प्रमोट होता चला जाएगा और उसके साथ जो फाइनेंशियल लिटरेसी और डिजिटल लिटरेसी है वो प्रमोट हो रही होगी तो ऑटोमेटिकली जो स्कैम्स हैं वो फिल्टर होते चले जाएंगे। इससे पहले जैसा कि मेहनती साहब डाटा प्राइवेसी के बारे में भी बात कर रहे थे तो बहुत से इश्यूज उस वक्त सामने आए जबकि फिनटेक का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। उससे पहले शायद अक्सर लोगों को पता ही नहीं था कि उनका जो पर्सनल डाटा वो कहाँ पर और कितना वल्नरेबल है। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है या नए इनिशिएटिव्स हैं उनको जाहिर है कि इस होप से आप डिस्करेज नहीं कर सकते कि हम उसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, बल्कि शायद उसमें अप्रोच यही होगी कि हम इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। इसमें चैलेंजेस भी आएंगे, इसमें वल्नरेबिलिटीज भी होगी और फिर ये इट्स लर्निंग बाय डूइंग, साथ साथ इसको जो है वो बेहतर करना होगा और इम्प्रूव करना होगा। और यकीनन जो फिनटेक जो है ये एक्सपेंड करता चला जाएगा। इसके साथ जुड़े हुए बहुत से कंसर्न जो हैं वो ऑटोमेटिकली एड्रेस होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि अभी वो कंसर्न इसलिए एड्रेस नहीं हो रहे कि वो स्केल पे सामने ही नहीं आए जिस स्केल पे के हुकाम बाला जो है वो उसको नोटिस करना शुरू करें। लेकिन आपका जो कंसर्न है वो बिल्कुल बजा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपसे पूछूंगा आबिद सुलेरी साहब, अब चूँकि हमने बात काफ़ी कर ली फिनटेक के बारे में, अब मैं थोड़ा मौजू बदलूंगा, नेशनल इकोनॉमी की जानिब आता हूँ आपके पास। सबसे पहले तो मतलब आपसे पूछना चाहूँगा सुलेरी साहब कि प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी ये आपने भी शायद देखी हो कि एक महीने पहले तक
सारे अखबारात, सारे जरीदे, सारे रिसाले कह रहे थे पाकिस्तान की इकॉनमी जो है ना अमेजिंग है, और साथ में सारे हमनवा तालियां बजा के कह रहे थे साहब वाह 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 वाह। 15 दिन पहले आप भी वो देखते होंगे अखबारात को, 2-3 अंग्रेज़ी के अखबारात हैं, वहाँ के कलम नवीस अचानक उनके कलम उल्टे चलना शुरू हो गए। वही इकॉनमी जो पिछले महीने तक उन्हीं के आर्टिकल्स के अंदर बहुत अच्छा कर रही थी, अचानक ओवरनाइट उसने बुरा करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के सारे नंबर ख़राब हो गए। अब मैं अखबारों का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप खुद समझ जाए, मैंने इशारा कर दिया आपको अंग्रेज़ी अखबारों की जानिब। तो अब वो ये है कि उनके कलम अब उल्टे चल रहे हैं। अब जितने नंबर्स पहले आ रहे थे वो सब इनकरेजिंग थे, अचानक अब सारे नंबर ख़राब आना शुरू हो गए। IMF करप्शन की रिपोर्ट दे रही है, पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट लेवल पर आ गई है, पाकिस्तान के जनाब करंट अकाउंट डेफिसिट ख़राब हो गया। ये ओवरनाइट हुई हैं सारी चीज़ें। एक ही, मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे साफ़ी भी ऐसे, मैं तो नाम लेके आपको बता सकता हूँ, जो इस्लामाबाद में भी हैं, कराची में भी हैं। तो ऐसा क्या ओवरनाइट हुआ है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, विच इज़ दैट ओवरनाइट फैक्टर दैट इज़ डिस्ट्रॉयड और हार्म्ड पाकिस्तान इकोनॉमी के सडनली वी हैव बिकम वेरी बैड इकोनॉमिकली। देखिए, ऐसा कुछ भी ओवरनाइट नहीं हुआ है। अगर मैं ये कहूँ कि सब अपनी अपनी जगह पे सच्चे हैं तो ये गलत नहीं होगा। पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो बिल्कुल उसमें एक नुमाया इम्प्रूवमेंट आई है, इसमें कोई शक नहीं। आप उसकी इन्फ्लेशन को जिस तरीके से कंट्रोल किया गया, या पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को जिस तरीके से बेहतर बनाया गया, या IMF की जो कंडीशनैलिटी थी उसके साथ जो कमिटमेंट थी उनको जिस तरीके से पूरा किया गया, तो इन सारी चीजों को जाहिर है कि अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और ये आपकी मैक्रो इकॉनमी है, पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग जो है वो बेहतर हुई, पाकिस्तान का रुपया जो है वो स्टेबल है। नहीं, थोड़ा शायराना अंदाज में आपको बताता हूँ, थोड़ा शायराना अंदाज में मुझे जरा जी बात मुकम्मल करने जी जी दीजिए। लेकिन इसके साथ ये भी एक फैक्ट है कि ये मैक्रो इकॉनमी है, जो माइक्रो इकॉनमी है वहाँ पे चैलेंजेस अपनी जगह बरकरार है। वो अनएम्प्लॉयमेंट है या वो आपके सोशल इंडिकेटर हैं, भले वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स हो या पाकिस्तान की माहौलियाती इंडेक्स हो, तो वहाँ पे चैलेंज अपनी जगह पे मौजूद है। और ये दोनों अपनी अपनी जगह पे सच्चाइयाँ हैं जो कि जिनका सामना हमें करना है। तीसरी चीज जो IMF की गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है, मेरा एक सवाल आपसे है, आप भी माशाल्लाह बड़े अरसे से इस मीडिया और जर्नलिज्म की दुनिया से वाबस्ता है, ऐसी कौन सी चीज IMF ने कह दी है जिसका कि पाकिस्तानियों को पहले से पता नहीं था? तो क्या कोई ऐसा इंकशाफ आप पे हुआ है जो कि पहले हमें नहीं मालूम था कि पाकिस्तान में होता है? तो इन्हीं सारी जो जिन चीजों की तरफ IMF की रिपोर्ट इशारा कर रही है, उन्हीं चीजों की मौजूदगी में मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वहाँ पे बेहतरी आई। उन्हीं चीजों की मौजूदगी में माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है या सोशल सेक्टर इंडिकेटर जो है उसमें बेहतरी नहीं आ रही है। और ये सिर्फ अकेला पाकिस्तान ही नहीं है, ये दुनिया के 20 और ममालिक भी हैं यहाँ पे कि ये गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट पे दी गई। और तकरीबन सबकी फाइंडिंग डेवलपिंग कंट्रीज की सिमिलर है। डायग्नोस्टिक रिपोर्ट को आपको पॉजिटिव लेना चाहिए कि आपकी मर्ज की निशानदेही होगी, अब आपने उसको दुरुस्त करना है। और जब IMF मर्ज की निशानदेही करता है तो हुकूमत के लिए वो जरूरी हो जाता है कि उसका इलाज करवाए। तो यकीनन इसमें बहुत सी चीजें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही होंगी। बाकी आपका अपना अपना हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मेरे ख्याल में तो ना ये मुकम्मल तौर पे तारीकी है और ना मुकम्मल तौर पे रोशनी है। जाहिर है कि इसमें बहुत से ग्रे हेड्स हैं और उन ग्रे हेड्स को हमें सामने रख के चलना होगा। ये बड़ी अहम बात आपने की है। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। काफ़ी मुफस्सिल गुफ्तगू हुई फिनटेक के मौजू के ऊपर, और थोड़ा बहुत हमने मईशत पर भी बात कर ली। बात यह है कि हम उन ममालिक के अंदर आगे आगे थे जो बड़ी जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे थे, और इससे पाकिस्तान की मईशत को बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन हमने देखा है पिछले चंद सालों से वही लोग जो कि इसमें पायनियर थे, पता नहीं क्यों आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों के बारे में उस तरह से नहीं सोच रहे जैसे पहले सोचा करते थे। खैर, इस मौजू के ऊपर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।